तो VCRS के ऊपर ये सवाल है, हीट एक्सचेंजर एनालिसिस के ऊपर। तो हीट एक्सचेंजर का क्या एनालिसिस है? तो बेसिकली सब कूलिंग कराने से मेरा COP बढ़ता है, ठीक है। सब कूलिंग और सुपर हीटिंग, अच्छा, सब कूलिंग और सुपर हीटिंग ये दो जगह कराया जा सकता है, या तो इवापोरेटर कंडेंसर में या हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। इवापोरेटर कंडेंसर में अगर हम करा रहे हैं, जैसे ये देखो, सब कूलिंग का मतलब सिंपल सा है कि पहले जो कंडेंसर को रेफ्रिजरेंट छोड़ रहा था और कैपिलरी ट्यूब में जा रहा था, थ्रॉटलिंग वाल्व में, ठीक है, वो कंडेंसर को जो लीव कर रहा था वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में था। अब किस स्टेट में जाएगा? सब कूल्ड लिक्विड, इसी को सब कूलिंग कहते हैं। सुपर हीटिंग मतलब क्या है कि कंप्रेसर को जो हम लिक्विड दे रहे हैं, कंप्रेसर को जो हम रेफ्रिजरेंट दे रहे हैं, वो पहले क्या था? सैचुरेटेड वेपर था, अब सब कूल्ड वेपर, पहले सैचुरेटेड वेपर था, अब सुपर हीटेड वेपर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यही है। तो ये जो प्रोसेसेस हम लोग कर रहे हैं, देखो, ये सुपर हीटिंग करने से भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, सब कूलिंग करने से भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये देखो, हम लोग अगर सब कूलिंग किए तो यहाँ से एक्सपेंशन होगा, ठीक है। पहले यहाँ से एक्सपेंशन होता था थ्रॉटलिंग वाल्व में, तो ये एक्स्ट्रा मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से सुपर हीटिंग करने से भी मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगर ये आ, अच्छा, अब आते हैं कि ये जो सब कूलिंग और सुपर हीटिंग है, ये हम लोग सिर्फ कंडेंसर और इवेपोरेटर में नहीं करा सकते हैं, हीट एक्सचेंजर में भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में होगा। अगर कुछ हीट यहाँ से ये रिजेक्ट करा दिए और यही जो हीट है ये इसको दे दिया गया, ठीक है, तो ये साइकिल बन गया ऐसे, ठीक है। ये जो साइकिल बना, ये हीट एक्सचेंजर का साइकिल बन गया, ठीक है। अच्छा, हीट एक्सचेंजर में ध्यान देने वाला बताती है कि सिंस ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये इवेपोरेटर में नहीं हुआ है, और इवेपोरेटर यूनिट से ही कनेक्टेड होता है मेरा स्टोरेज स्पेस, जहाँ पे सब्जी रखा रहता है, वहीं से वो हीट को उठाता है। तो ये जो पोर्शन है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर में सुपर हीटिंग हो रहा है। इवेपोरेटर में सुपर हीटिंग होता तो वो कंट्रीब्यूट करता इसमें, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में, ठीक है। लेकिन तुम सब कूलिंग कहीं पे भी कराओ, उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इस अमाउंट से बढ़ाता है। ये कैच है, ये ट्रिक है इसमें। इसको पकड़ो। कभी भी ये पार्ट जो है, ये जो हीट एक्सचेंजर है, देखो, इवेपोरेटर जो होता है वो स्टोरेज यूनिट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तुम्हारा जो फ्रिज है, ये इसका दरवाजा है, ये आपका डीप फ्रीजर है, ठीक है। इसी को यही यहीं पर इसी को इवेपोरेटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा अंडा रखा हुआ है, मछली रखा हुआ है, जो भी रखा है, दारू वारू सब रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये हीट उठा रहा है, ठीक है। अब ये तो तब बढ़ेगा ना जब ये इवेपोरेटर में कराते हैं, क्योंकि इवेपोरेटर ही मेरे स्टोरेज यूनिट से कनेक्टेड है। ये प्रोसेस इवेपोरेटर में हो ही नहीं रहा, तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है? बस ये पोर्शन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। हाँ, सब कूलिंग कहीं पे भी कराओ, चाहे नो मैटर वो कंडेंसर में कराएं चाहे हीट एक्सचेंजर में कराएं, ये इतने अमाउंट से मेरा हमेशा बढ़ेगा अगर सब कूलिंग कंडेंसर में करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी सवाल में आते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, पहले पहले कुछ नहीं है, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। कैसे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है? ये पॉइंट अगर जीरो है, सिस्टम के अंदर ही अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ, जो हीट यहाँ था वही ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, जितना हीट यहाँ रिजेक्ट हुआ है इतना हीट यहाँ सप्लाई हुआ है, उसी से ही एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आया है, ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये पॉइंट टू डैश है, ये पॉइंट थ्री है, ये थ्री डैश है, ये फोर है, ठीक है। अब सभी पॉइंट का हम इंथैल्पी निकालते हैं। इस तरह के सवाल में जो सबसे बड़ा कैच है, वो इंथैल्पी निकालो सभी पॉइंट्स पे। सबसे बड़ा जो लाइन ऑफ थॉट होता है वो यही है। तो एच नॉट हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है।
एच नॉट कैसे पता लगेगा? सैचुरेशन इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्टीम टेबल में जाएंगे, रेफ्रिजरेशन टेबल में जाएंगे, जो कि यहाँ दिया हुआ है, और इंथैल्पी देखेंगे वेपर का, तो 347.13 है, ठीक है। इंट्रोपी भी देखेंगे, ये इतना है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो लिख दिया गया, ठीक है, 347.17 और 1.56, ये पॉइंट एस नॉट का एंट्रोपी है, ठीक है। ये पॉइंट एच नॉट का एंथैल्पी आ गया, एच नॉट इज इक्वल्स टू एच जी एट -10 डिग्री सेल्सियस, और एस नॉट इज इक्वल्स टू 1.56, ठीक है। अब 35 पे देखेंगे, H3 इज इक्वल्स टू, सॉरी H3 नहीं, H2 डैश इज इक्वल्स टू एच जी एट 35 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट का, तो ये निकल गया, ठीक है। सिमिलरली H2 डैश भी पता लग गया, ठीक है। इस पॉइंट का एंट्रोपी देख लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट का एंथैल्पी कितना होगा, H3 इज इक्वल्स टू एच एफ एट 35 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा इतना आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट का एंट्रोपी देखना कोई मतलब नहीं बनता है उसका, ठीक है। क्यों? वो अपने आप तुम सवाल करो, समझ में आता है, क्यों नहीं लिखते हैं, मतलब इसको इस पॉइंट का एंट्रोपी का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो एंट्रोपी है S2 डैश, यहाँ पे कितना एंट्रोपी हुआ, ठीक है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे TDS रिलेशन। TDS होता है, दो TDS रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, TDS इक्वल टू DU प्लस PdV और TDS इक्वल टू DH माइनस BdP। ये जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। DP वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। TDS इक्वल टू DH, DH क्या होता है, CP/DT, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो CP, इंटीग्रेट करेंगे ln/T2/dV, यानी कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे अगर मूव करें तो S2 बराबर, जैसे ये S2 डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा H2 डैश प्लस CPV ln/T2/T2 डैश, H2 बराबर H2 डैश प्लस CPV ln/T2/T2 डैश, और T2 और T2 डैश हमको दोनों पता है, ये 60 है, क्वेश्चन में दे रखा है। Saturated vapor leaving the evaporator and superheated in the line heat exchanger to the extent that a discharge temperature, discharge किया गया कंप्रेसर से 60 डिग्री पे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ गलती होने का चांस ये है कि यहाँ टेम्परेचर हमेशा सेल्सियस में होता है, 60/35 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये रख देंगे, CP भी मेरे को पता है, ठीक है। कैलकुलेटर, फालतू इन्फॉर्मेशन को हटाना पड़ेगा, अब इतना इसका कोई काम नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से कितना आएगा, S2 डैश इज इक्वल टू S2 डैश कितना है मेरा 1.54 प्लस का CPV कितना है, CPV दे रखा है 0.615 इनटू में लॉन ऑफ T2 कितना है 60 प्लस 273, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना वीडियो, 0.615 इंटू में ln T2 हो जाएगा 60 प्लस 273 डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं इसको
सॉल्यूशन पूरा नहीं करता है, इन्हें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको बस बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब चीज़ तो पता है ना, मान लेते हैं एंट्रोपी जो है आ गया 1। ठीक है, अब एंट्रोपी 1 आ गया, H2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो H2 1 आ गया, तो H2 1 आ गया तो S1 भी 1 होगा। ठीक है, अब S1 का एंट्रोपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S0 प्लस CPV ln T1 बाई T0 इज इक्वल्स टू 1। मान लो इस कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि अब टाइम करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो S0 पता है यहाँ का एंट्रोपी 1.56, यहाँ से CPV कितना है 0.615 ln T1 बाई T0 कितना है -10, तो 263। यहाँ से T1 आ गया, ये टेम्परेचर पता लग गया। अब इधर ये दोनों टेम्परेचर पता लग गया, तो हम यहाँ से एनर्जी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये गलत एनर्जी इक्वेशन है, गलत नहीं है, बस पॉइंट का नाम सही से नहीं है, यहाँ पॉइंट का नाम बस चेंज करना है। T1 माइनस T0 ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू T3 माइनस T3 डैश, हो गया। तो यहाँ से हम लोग T1 पता लगा दिए, T0 पता लगा दिए, तो ये पूरा टर्म पता लग गया ना राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पता लग जाएगा, ये CPG T3 डैश माइनस T3। पहला पार्ट क्वेश्चन में यही पूछा है इसने, सब कूलिंग अचीव्ड इन द हीट एक्सचेंजर, निकल गया। रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट ये कैसे निकलेगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट होता है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये वाला पार्ट तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में नहीं काउंट है, H0 माइनस H4। और H4 कैसे निकलेगा, एक बार ये टेम्परेचर पता लग गया T3 डैश, यहाँ से यहाँ से T3 डैश पता लग जाएगा ना, ये पूरा टर्म मेरे को पता लग गया है। ठीक है, T3 हमें पता है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सेल्सियस केल्विन मैटर नहीं करता, डिफरेंस है, तो यहाँ से T3 डैश पता लग जाएगा। T3 डैश पता लग गया तो यहाँ पे हम लोग इंथैल्पी निकाल लेंगे H3 डैश का। कैसे निकालेंगे, H3 डैश इज इक्वल्स टू H3 माइनस का CPL T3 माइनस T3 डैश। ठीक है, यहाँ से H3 डैश पता लग गया। अब H3 डैश जो है वो H4 के बराबर है, और H0 तो Hg है एट -10। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू पता हो गया मेरे को, ये कैपेसिटी कितना दे रखा है इसने 10 TR का। एक टन में कितना होता है, ये मास नहीं है। कभी भी एसी खरीदने जाना तो मत बोलना कि 2 टन का एसी मतलब 2000 kg का एसी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, COP ऑफ द प्लांट। COP ऑफ द प्लांट में क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब फिर से वही बात पे जोर दिया जा रहा है कि ये पार्ट को मत कंसिडर कर लेना, अगर इवापोरेटर में होता तो जरूर इस बात को हम लोग कंसिडर करते हैं, इस पार्ट को कंसिडर करते हैं, H1 माइनस H4 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ इवापोरेटर में नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H0 माइनस H4 ऑन वर्क इनपुट H2 माइनस H1, हो गया।